आपातकाल जितना भयंकर था उससे भी भयंकर और खतरनाक इसे लगाने का मकसद था। अभी तो आपातकाल में हुआ क्या आपको यह बताया है, लेकिन क्या होने वाला था वो सुनिएगा तो और पैरों तले जमीन निकल जाएगी। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि चुनाव में सरकारी मशीनरी के आरोप में दोषी साबित होने की वजह से इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। आपातकाल लगाने की प्लानिंग पहले ही हो गई थी और इसका मकसद बहुत ही भयानक था। आपातकाल और इंदिरा गांधी पर लिखी इतिहास की किताबों को खंगालने पर पता चलता है कि आपातकाल का लक्ष्य तो कुछ और ही था। इंदिरा गांधी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी खत्म करना चाहती थी, संविधान बदल के नई शासन व्यवस्था लागू करना चाहती थी। इंदिरा गांधी को आजीवन राष्ट्रपति बनाने की योजना थी। भारत में चीन जैसी शासन व्यवस्था लागू करने की प्लानिंग चल रही थी, यानी डेमोक्रेसी खत्म, चुनावी सिस्टम खत्म करने का प्लान चल रहा था। और सोचिए अगर आपातकाल के दौरान कांग्रेस और इंदिरा गांधी अपने मकसद में कामयाब हो गए होते तो आज जो भारत हम देख रहे हैं ना, वो भारत होता ही नहीं, चुनाव ही नहीं होते बॉस। एक ही सिंगल परिवार का पूरा राज चल रहा होता, इंदिरा गांधी राष्ट्रपति होती, फिर राजीव गांधी बनते, फिर कोई और बनता, फिर कोई और बनता। ये सारी बातें इतिहास की किताबों में दर्ज हैं, ऐसे नहीं कह रहा हूं। ऐसे ऐसे दस्तावेज हैं जो इमरजेंसी के काले मंसूबों की गवाही दे रहे हैं। आज आपको आपातकाल के असली मकसद के बारे में बताऊंगा, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि हमारे संविधान और लोकतंत्र के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया था। आपातकाल लगाने की चर्चा और प्लानिंग जून 1975 से पहले ही शुरू हो चुकी थी। इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 जून 1975 को फैसला सुनाया था, जबकि जनवरी 1975 में पश्चिम बंगाल के तब के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे ने आपातकाल लगाने का सुझाव दे दिया था। सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा और कहा था कि देश में आपातकाल लगाकर विपक्ष के नेताओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी की जाए। जनवरी में, यानी आपातकाल लागू होने से 6 महीने पहले ही इसकी चर्चा और प्लानिंग हो चुकी थी। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी का मतलब यही हो सकता है कि इंदिरा गांधी के सामने कोई बचे ही नहीं, सारी पार्टी और नेता खत्म हो जाए। यानी देश को लोकतंत्र से तानाशाही की तरफ ले जाने की कोशिशें शुरू हो चुकी थी। और आपातकाल लागू होने के फौरन बाद ही कांग्रेस की तानाशाही सोच सामने आने लगी। जून 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की और अगस्त 1975 में कांग्रेस के माउथपीस नेशनल हेराल्ड ने क्या लिखा था पता है आपको? कि अब समय आ गया है कि भारत देश सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी में बदल जाए। यह नेशनल हेराल्ड में छपा था कि सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी मतलब और कोई पार्टी बचे ही नहीं। नेशनल हेराल्ड में वही छपता था जो कांग्रेस के विचार होते थे। और 1975 में नेशनल हेराल्ड ने कांग्रेस के सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी के विचार को पूरे देश के सामने रख दिया। जिस तरह चीन में सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी है, वैसा ही कांग्रेस भारत में चाहती थी। और यही बात आज देश के गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे हैं कि संजय गांधी यही प्लानिंग कर रहे थे। एक बार अमित शाह को भी सुनिए, फिर आगे बताता हूं कि ये भारत को चाइना बना देने वाला जो विचार चल रहा था, इसको लेके और क्या हुआ था। आपातकाल क्या था, इसकी व्याख्या कोई एक वाक्य में नहीं हो सकती। मैंने बहुत सोच विचार कर प्रयास किया। मैं मानता हूं ये संपूर्ण नहीं है, परंतु एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी मूल स्वभाव जिस देश का लोकतांत्रिक है, ये लोकतांत्रिक देश के स्वभावगत लोकतांत्रिक देश की मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को व्यक्ति के तानाशाही में बदलने का षड्यंत्र का नाम है आपातकाल, जिसका उस वक्त अनेक लोगों ने पुरजोर विरोध किया, व्यक्तिगत नुकसान उठाकर भी विरोध किया। आपातकाल लागू होने के साथ ही कांग्रेस में चर्चा होने लगी कि बॉस मौका मिल गया है, अब तो संविधान भी बदल सकते हैं और हमेशा के लिए सत्ता में बने भी रह सकते हैं। बीके नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई थे और इंदिरा गांधी के सलाहकार भी रह चुके थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को संविधान में संशोधन करने की सलाह दी, जिसके बारे में श्रीनाथ राघवन अपनी किताब इंदिरा गांधी एंड द इयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया में लिखते हैं कि सितंबर 1975 में बीके नेहरू ने इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी और कहा कि आपातकाल लगाने का फैसला आपने बिल्कुल सही लिया है। जब तक इमरजेंसी लागू है तब तक इसका फायदा उठाना चाहिए। इस समय संसद में आपके पास 2/3 बहुमत है। आप संविधान में संशोधन करके राष्ट्रपति बन सकती हैं और सारी संवैधानिक शक्तियां अपने पास रख सकती हैं। भारत को ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत है जिसे जनता खुद चुने और वो राष्ट्रपति देश की संसद पर निर्भर न रहे। ऐसा राष्ट्रपति जो कठोर, अप्रिय और अलोकप्रिय फैसले लेने में समर्थ हो।
आप सोचिए, जैसे चीन में राष्ट्रपति है ना, वैसा सिस्टम भारत में बनाने का प्रयास चल रहा था कि खत्म कीजिए संसद, क्या है ये सब, आप बन जाइए राष्ट्रपति इंदिरा जी और सारी पावर अपने पास ले लीजिए। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली नेता संजय गांधी को माना जाता था। संजय गांधी जो इंदिरा गांधी के बेटे थे, एक तरह से वही सरकार चला रहे थे और जो मन में आ रहा था फैसले ले रहे थे। 1975 में आपातकाल लागू हुआ था और 1976 के खत्म होने तक देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली पर चर्चा शुरू हो गई थी। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में लिखती हैं कि 1976 के मध्य में इंदिरा गांधी ने डीके बरुआ, रजनी पटेल और सिद्धार्थ शंकर रे को राष्ट्रपति शासन प्रणाली पर विचार करने के लिए कहा। इन तीनों ने एक पेपर तैयार किया जिसमें सुझाव दिया गया कि नई संविधान सभा बनाई जाए, जिसके तहत संविधान के तहत देश राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ जाए। इस पेपर को AR अंतुले ने तैयार किया था, लेकिन डीके बरुआ ने इसे लीक कर दिया, जिसके बाद संजय गांधी की टीम को यह पेपर हाथ लगा और साल 1976 के अंत में संजय गांधी ने फैसला किया कि संविधान को बदल दिया जाए और देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू कर दी जाए। संजय गांधी चाहते थे कि देश की संसद को संविधान सभा में बदल दिया जाए और प्रस्ताव दिया कि देश में डायरेक्टली इलेक्टेड राष्ट्रपति हो, जिसके पास अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकत हो, लेकिन बिना किसी जवाबदेही के, जैसा अमेरिका में होता है उसके ठीक विपरीत। यानी सारी शक्ति गांधी परिवार के अंदर आ जाए, इंदिरा गांधी के पास आ जाए, इसके लिए प्रयास शुरू हो चुके थे इमरजेंसी के बाद। संविधान बदलने के, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था लागू करने के लिए संजय गांधी पूरी कोशिश कर रहे थे। इसके लिए संजय गांधी ने क्या क्या किया था, उसके बारे में इतिहासकार नीरजा चौधरी ने अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में लिखा कि संजय गांधी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार की विधानसभाओं में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव पास करवा दिया। यानी संजय गांधी पूरी तैयारी कर रहे थे भाई कि देश में सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल रूल लागू हो जाएगा। संजय गांधी संविधान बदलना चाहते थे, चुनाव सिस्टम खत्म करना चाहते थे। इंदिरा गांधी सलाह मशवरा शुरू कर चुकी थी कि हां बताओ ये कैसे कर सकते हैं। संजय गांधी के करीबी नेता भी उस समय चुनाव के झंझट को खत्म करने की बातें करने लगे थे और इसके बारे में भी इतिहासकार नीरजा चौधरी ने अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में लिखा है कि हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल ने तो यहां तक कह दिया था कि चुनाव की बकवास को, लाइन सुनिए, चुनाव की बकवास को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए और हमारी बहन इंदिरा गांधी को जीवन भर के लिए राष्ट्रपति बना देना चाहिए, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। सोचिए क्या था ये इमरजेंसी, क्या थी ये इमरजेंसी, कैसी प्लानिंग गांधी परिवार और उसके आसपास का इकोसिस्टम कर रहा था। और अगर वो हो गया होता, बाप रे बाप। बंसीलाल इंदिरा गांधी और संजय गांधी के बहुत करीबी थे। यानी आपातकाल का असली मकसद वो नहीं था जो आज तक आपको बताया गया है कि देश को खतरा है इसलिए आपातकाल लगाओ, बल्कि आपातकाल इसलिए लगाया गया था कि कांग्रेस हमेशा राज करते रहना चाहती कि चुनाव खत्म करो और हम ही रहेंगे बस। इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने पूरी कोशिश की थी कि संविधान बदल दिया जाए जिससे सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था लागू हो सके। आपातकाल के बाद भी कांग्रेस नेताओं के सुर नहीं बदले थे। 1977 के चुनाव में बुरी हार के बाद संजय गांधी खुश नहीं थे क्योंकि वो चुनाव ही नहीं चाहते थे। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब ऑन लीडर्स एंड आइकॉन्स फ्रॉम जिन्ना टू मोदी में 1977 की हार के बाद संजय गांधी से मुलाकात का एक किस्सा लिखा है। कुलदीप नैयर ने लिखा कि 1977 की चुनावी हार के बाद वो प्रधानमंत्री आवास पर गए जहां संजय गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी। अब सुनिए बात क्या हुई थी। संजय गांधी से कुलदीप नैयर ने पहला सवाल पूछा कि आप क्या सोचते थे कि आपातकाल में जो कुछ हुआ उससे कैसे बच पाएंगे। इस पर संजय गांधी ने कहा कि अगर चुनाव ही नहीं होते तो वो आज भी सरकार चला रहे हो। इस पर अगला सवाल किया गया कि तो फिर आपने चुनाव करवाया क्यों। इस पर संजय गांधी ने कहा कि इसका जवाब मेरी मां से पूछिए। अगर मेरी प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ होता और अगर देखें तो देश में अगले 30 से 40 साल तक कोई चुनाव होना ही नहीं था। फिर इस पर अगला सवाल पूछा गया कि आप किस तरह से शासन करते चुनाव नहीं कराते तो। इस पर संजय गांधी ने जवाब दिया कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट हैं जो मेरी तरह सोचते हैं और वैसे भी आपातकाल के दौरान सरकार के खिलाफ जाने की बहुत ही कम घटनाएं हुई। आपातकाल के डर ने अपना काम कर दिया था। हमारे पास बंसीलाल जैसे लोग हैं जो हमारी सोच और विचार को जमीन पर उतारने में जी जान लगा सकते थे। यानी पूरा मामला सेट हो गया था। लेकिन फिर कहा गया कि इंदिरा गांधी को ऐसा लगने लगा था कि लोग मुझे हिटलर हिटलर बुला रहे हैं।
क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कैसे होगा। और फिर कुछ बातें ऐसी भी थी कि आईबी यानी जो अपनी इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है, उसने इंदिरा गांधी को फीडबैक दे दिया था कि अरे आप चुनाव जीत जाएंगी बहुत भयंकर मेजॉरिटी। इसलिए उन्होंने शायद सोचा कि चुनाव ही करा लेते हैं, बाद में हार गए भयंकर। आपातकाल में संविधान और लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने के बाद गांधी परिवार विदेश जाने की फिराक में भी था, ऐसा भी कहा जाता है। और इस घटना के बारे में इतिहासकार नीरजा चौधरी ने अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड में लिखा। इसके मुताबिक 1977 के चुनाव में हार के बाद इंदिरा गांधी ने सोनिया गांधी, मेनका गांधी, राहुल और प्रियंका को पहाड़ों पर अपनी दोस्त सुमन दुबे के घर भेज दिया था। इंदिरा ने राजीव गांधी को मुंबई भेज दिया था ताकि राजीव गांधी किसी प्राइवेट प्लेन को हायर कर सकें जिससे पूरा परिवार भारत से निकल सके। उस समय बड़ी चर्चा थी कि राजीव गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल भारत छोड़कर इटली शिफ्ट हो सकते हैं। 1977 में चुनावी हार के फौरन बाद इंदिरा गांधी के सरकारी आवास एक सफदरजंग रोड से 2 बक्से दस्तावेज निकाल के उन्हें छतरपुर वाले फार्म हाउस ले जाया गया था, जहां उन दस्तावेजों को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया था। और इसी दौरान इस किताब में यह भी लिखा गया है कि मोरारजी देसाई से इंदिरा गांधी ने कहा था कि मैं तो पहाड़ों में चली जाऊंगी, बस मेरे संजय को कुछ नहीं होना चाहिए।